जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग खान सर के बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 19 का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें साथियों जीके जीएस से टोटल 50 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आज के इस 50 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लोटा छत से गिरा, इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक, अपदान कारक, करण कारक या फिर डी अधिकरण कारक है? तो साथियों लोटा छत से गिरा, इसमें देखिए अलगाव हो रहा है, तो एक आपका से होता है करण में और एक होता है से अपादान में। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ये होगा अपादान, क्योंकि यहाँ पे देखिए लोटा जो है वो छत से अलग हो रहा है और जहाँ पर अलगाव का बोध होता है वहाँ पर क्या होता है? अपादान कारक। अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी आंसर बताइए। देखिए एक होता है अकर्मक और एक होता है सकर्मक। तो अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल क्या है? देखिए अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है और सकर्मक में कर्म होता है। जैसे कि यहाँ पे एक वाक्य लिखते हैं, राम खाता है। तो इसमें देखिए राम क्या हो गया? कर्ता, खाना क्या हो गया? क्रिया। तो इसमें कहीं भी कर्म नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे, राम आम खाता है। राम आम खाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, राम क्या है? कर्ता कारक हो गया, खाना क्या है? क्रिया, और आम क्या है? यहाँ पे कर्म है। तो इस वाक्य में कर्म है, इसलिए क्या हो गया आपका? सकर्मक, और ऊपर वाला क्या है? अकर्मक। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो इसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन? पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। आम के आम, गुठलियों के दाम, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है बिना, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दोहरा फायदा। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सही आंसर है केवल कल्पनाएं करते रहना। आगे देखिए, किस क्रमांक में खिड़की का पर्यायवाची नहीं है? सही आंसर है डी ऑप्शन, द्वार। द्वार का मतलब दरवाजा होता है, बाकी ये सभी क्या है? खिड़की का पर्यायवाची है। किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची सही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर बताइए, यानी कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक शब्द का पर्यायवाची दिया हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रुधिर, रक्त, लहू, ये सभी खून का क्या है? पर्यायवाची है। आगे देखिए, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव जो रखा था, ये रखा था बलवंत राय मेहता समिति ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन, 356 के अंतर्गत। याद रखिएगा क्या बोला गया है? संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन। अब यहाँ पे बिहार की बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो आप लोग लिख लीजिए 1968 में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।
बिहार में टोटल अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 356। 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है, और 360 में वित्तीय आपात है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर बताइए। और साथियों इस क्लास के बाद अभी रात 8:30 बजे में बिहार एसएससी के लिए क्लास चलेगा। तो जो भी बच्चे बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं आप लोग रात 8:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हमने आपको पहले भी बताया है, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ इसी पर है टोडा जनजाति। पूछा जाता है टोडा जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछे तो दोदा बेटा। दोदा बेटा ये क्या है? नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद को किसने लिखा था? तो साथियों गीत गोविंद के रचयिता कौन है? याद रखिएगा जयदेव। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जयदेव। मीराबाई की बात करें तो ये किस काल की कवियत्री थी? तो याद रखिएगा भक्ति काल। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भक्ति काल की कवियत्री थी। भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर हो जाएगा 1966-67 में। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1966। अगर ऑप्शन में 66 ना मिले तब आपको आंसर करना है 67। भूरी क्रांति किसे कहते हैं? देखिए ऐसे तो भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो इसका सही जवाब है भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेय के उद्योगों का विकास, इसी को भूरी क्रांति कहा जाता है। किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मूल्य को क्या कहते हैं? तो साथियों इसे कहा जाता है राष्ट्रीय आय। और यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने, जिसे भारत का वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 14 के लिए? याद रखिएगा ये है आर्टिकल 320। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास के लिए सर्वोत्तम है? तो आप सभी जानते हैं कपास की खेती सबसे अधिक रेगुर मृदा में किया जाता है। यहाँ पे देखिए रेगुर लिखा हुआ है, रेगड़ यानी कि रेगुर मृदा। काली मिट्टी का ही दूसरा नाम है रेगुर मृदा। प्रथम यूरोपीय देश का नाम बताइए जिसने भारत के साथ व्यवसाय करने के लिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की शुरुआत किया था। तो उस यूरोपीय देश का नाम क्या है? याद रखिएगा डच। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। डचों ने भारत के साथ व्यवसाय करने के लिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की शुरुआत किया था। चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे? तो आसान क्वेश्चन है। कुषाण वंश का शासक जो था कनिष्क, इसी के दरबार में थे चरक, जिन्होंने चरक संहिता की रचना किया है। पूछा जाता है चरक संहिता पुस्तक के लेखक कौन है? तो चरक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का तेल क्षेत्र सबसे प्राचीन है और अभी भी तेल का उत्पादन करता है? तो साथियों ये है असम का डिगबोई, जो कि असम में है। यहाँ रखिएगा डिगबोई। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है।
रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो साथियों रामायण का अनुवाद फारसी में किया था किसने? बंदा यूनी ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि, याद रखिएगा। और रामचरितमानस के लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। भारत में चौरी चौरा की घटना किस वायसराय के कार्यकाल में घटी थी? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं चौरी चौरा की घटना जो है फरवरी 1922 में घटित हुआ था और इसी के कारण महात्मा गांधी को फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ था 1 अगस्त 1920 से। और तो यहाँ पे पूछा जा रहा है चौरी चौरा की घटना किस वायसराय के कार्यकाल में? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है लॉर्ड रीडिंग। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन है? तो देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 में किया गया था। किन्होंने किया था? तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद ने। और यहाँ पे ध्यान दीजिए दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब? तो डेट भी याद रखिएगा 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, इसका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? वर्तमान में कैग कौन है? तो याद रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो कैग का जो कार्यकाल होता है 6 वर्षों के लिए होता है। भारत में डल झील कहाँ पर है? तो साथियों भारत में डल झील कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन से संघ शासित प्रदेश में इसका अपना उच्च न्यायालय है? यानी कि देखिए टोटल भारत में 8 संघ शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे जितने भी संघ शासित प्रदेश है इसमें से कौन सा ऐसा संघ शासित प्रदेश है जिनका खुद का अपना हाई कोर्ट है? तो ये है ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे नई दिल्ली, याद रखिएगा। और वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है? तो वर्तमान में टोटल 25 हाई कोर्ट है और 25वां हाई कोर्ट का नाम क्या है? अमरावती हाई कोर्ट। भारत में गांधी इरविन संधि कब पारित किया गया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये किया गया था 1931 में और इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। फिलीपींस की मुद्रा कौन सी है? तो साथियों येन देखिए, ये जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन है। और क्यात म्यांमार की मुद्रा का नाम है। ये दोनों तो होगा नहीं। अब बचा यहाँ पे आपका पेसो। तो फिलीपींस की मुद्रा का नाम क्या है? पेसो। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? तो साथियों जो भारत का प्रथम वायसराय था वही आखिरी गवर्नर जनरल भी था। तो कौन था? याद रखिएगा कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय और साथ में क्या थे? आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। इसी के कार्यकाल में 1857 की क्रांति होती है, ध्यान रखिएगा। चितरंजन जो कि पश्चिम बंगाल में है किसके लिए विख्यात है? तो ये लोकोमोटिव इंडस्ट्री के लिए विख्यात है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आप सभी जानते हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आंसर भी यहाँ पे क्या होगा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम कौन थे? अध्यक्ष थे। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, याद रखिएगा। ये कभी भी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 30 वर्षों के लिए चलता है
और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा जो है 6 वर्ष का है। विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? तो साथियों विश्व शांति स्तूप है राजगीर में। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। इनको साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया था। भूखंड की दृष्टिकोण से विश्व में भारत किस नंबर पर है? सही जवाब है 7वें स्थान पर है और जनसंख्या के हिसाब से वर्तमान में अपना भारत नंबर 1 पे है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्था बिल्कुल है ही नहीं? देखिए, पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर में लागू हुआ था 2 अक्टूबर, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 से। कहाँ पर? राजस्थान के नागौर से। और पंचायती राज को लागू करने वाला दूसरा राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य में है ही नहीं? तो याद रखिएगा नागालैंड में। अच्छा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो 73वां संशोधन, जो कि हुआ था 1992 में। 73वां संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दिया हुआ है कि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति समाविष्ट है? यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है संसद के बारे में संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेख मिलता है। तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, आपको ध्यान रखना है, सरल, सरल, सरल। स से आपका संसद हो गया, इसके लिए आर्टिकल 79 है। रा से राज्यसभा, इसके लिए आर्टिकल 80 है। ला से लोकसभा, इसके लिए आर्टिकल 81 है। संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। तो संसद के बारे में पूछा जा रहा है, आंसर होगा 79। भारत में भाप से चलने वाली इंजनों का निर्माण कब से बंद कर दिया गया? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1971, 1971-72 से। तो ऑप्शन में देखिए 1971 दिया हुआ है। भारत में वेदांथांगल पक्षी विहार कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। खालिस्तान ने राज्यों का एकीकरण किया था? तो राज्यों का एकीकरण किया था किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। महावीर किस राज्य परिवार में पैदा हुए थे? तो देखिए साथियों, महावीर स्वामी जैन धर्म के आखिरी और 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी ज्ञात्री कुल के क्षत्रिय में पैदा हुए थे। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है क्षत्रिय। किस कुल के थे? ज्ञात्री कुल के। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम में डूबता है, इसका कारण क्या है? आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, हमारा जो अर्थ है वो किस दिशा में घूमता है? पूरब से पश्चिम घूमता है या फिर पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है? तो सूर्य पूरब दिशा से उगता है और पश्चिम में डूबता है, इसका कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन। ऐसा इसलिए ऐसा होता है। महाराजा धीराज की पदवी पाने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? सही जवाब है चंद्रगुप्त प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है?
तो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा नहीं है? पाटलिपुत्र। बाकी कालीबंगन, रोपड़, लोथल ये सभी है, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर को ही पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। उदयन पाटलिपुत्र के संस्थापक है। उदयन के पिता कौन थे? अजातशत्रु। अजातशत्रु के पिता कौन थे? बिंबिसार। कालीबंगन कहाँ पर है? राजस्थान में। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण खाली स्थान के ब्राह्मण मूल पाठ है। किस वेद के ब्राह्मण के मूल पाठ है? आंसर बताइए। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो साथियों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यजुर्वेद। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता है? सही आंसर है वर्षा व चक्रवात के। लंगर की परंपरा किसने आरंभ किया था? अब देखिए यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो लंगर की परंपरा को आरंभ किसने किया था? गुरु नानक ने। किसने किया था? गुरु नानक ने। लेकिन इस परंपरा को अस्थायी तौर पर किसने चलाया? तो याद रखिएगा लहना, यानी कि गुरु अंगद देव ने। सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है? तो ये है 55%। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। बल किसका गुणनफल है? तो बल यानी कि फोर्स बराबर क्या होता है? आप सभी जानते हैं m इंटू ए होता है। m का मतलब मास होता है, मास का मतलब द्रव्यमान, a का मतलब एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, यानी द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो गैस वेल्डिंग में जो होता है ये होता है ऑक्सीजन और साथ में होता है एसिटिलीन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है? सही जवाब है कटिहार। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं है? तो यह है कृषि आधारित उद्योग, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं।